हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपने एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे होंगे। हमने घटना चक्र पुनरावलोकन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिससे हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम इससे पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। और गाइस, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अपने अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। यदि आपको ऐसी ही नई नई बुक्स को चाहिए है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव आयोग। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, इन निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से, जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करे, मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयुक्त में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 को तक ये पद पर रहे और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई। तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं तथा वेतन, भत्ते, दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 से 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 324(5) के परंतु के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या फिर प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत निर्वाचन या चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज क्षेत्र का राज्यपाल, प्रशासक, निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी की जाती है, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 356 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकाय, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 के से 243 ZA के तहत करती है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय समिति या संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करना होता है। अब तक 5 बार 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसे मूलतः जम्मू कश्मीर संघ राज क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की विधानसभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यवाही को 1 वर्ष का विस्तृत करने के साथ इसके दायरे में उत्तर पूर्व राज्य को हटा दिया गया और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमादेवी थीं। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग होगा, इस बात का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और इन निर्वाचनों के संचालन एवं अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो 324 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, किंतु मिलने वाले वेतन असमान होते हैं। तो गलत है, उनको वेतन भी समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार होते हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। तो ये सही है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन मिलता है वो ही चुनाव आयुक्त को भी मिलता है। तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारण से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। तो ये भी सही है कि उनको वो ही रीति वो ही विधि अपनानी होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए विधि अपनाई जाती है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अपने पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष और 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक होता है, जो भी इससे पहले हो। तो ये गलत हो जाएगी, 65 वर्ष थी। तो सिर्फ 2 सही हैं, दूसरा और तीसरा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार वेतन भत्ते समान होते हैं और इन्हें वेतन वही मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं, जो भी पहले हो, तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। तो ये सही है। भारत के निर्वाचन आयुक्त के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। तो ये भी सही है। यह एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित हस्तांतरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो ये गलत है। वह उपराज्य मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हों उनको क्यों देगा, वह तो राष्ट्रपति को देगा। तो ये गलत हो जाता है। तो 1 और 2 सही है। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है तथा इन्हें उनकी समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ प्राप्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि और 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी पहले हो तक। इस प्रकार 2 सही हैं और कथन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित हस्तांतरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करता है और प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति का पदाधिकारी होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है
ऑप्शन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन भत्ते प्रदत्त होते हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतु की तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से उसी रीति से या फिर उसी आधार से हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां होता है और मुख्य चुनाव आयुक्तों का 9A होता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष की वरीयता क्रम में स्थान 6वां होता है। राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर होते हैं और राज्य विधानसभा अध्यक्ष 24वें स्थान पर होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष 14वें होते हैं और 4थे स्थान पर होता है राज्यपाल। इस प्रकार से स्पष्ट है कि कोई भी सही नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्तों को पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। दूसरा और चौथा सही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीकों से पद से हटाया जा सकता है जो कि अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित है। तदनुसार इन्हें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्य के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने वाले राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए वक्तव्य बताइए। कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, तो ये सही है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, तो दोनों सही हैं, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता ए का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, अतः ए सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद उसी रीति से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका का होता है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके लिए उन्हें मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके हटा सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि आर भी सत्य होगा। इस प्रकार से दोनों सत्य हैं, लेकिन प्रश्न में दोनों एक दूसरे को सिद्ध नहीं करते हैं और थोड़ा सा विश्लेषण के लिए भ्रम भी हो जाता है। निर्वाचन आयुक्त में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी को शामिल किया जाने तब कारण आर गलत हो जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त में निहित होता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित होता है, अर्थात अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में ही निहित होता है। इस विश्लेषण के आधार पर कारण आल गलत हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रस्तुत किया जा सकता है तो उसी प्रक्रिया द्वारा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है या फिर उन पर लागू किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त तो हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराता है, तो सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराता है, सही है। किसी राज्य के स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करता है,
तो ये नहीं करता। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण करता है, निर्देशन देता है और नियंत्रण करता है। तो ये सही है, मतलब पहला, दूसरा और चौथा सही है। संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के हेतु निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। इसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित उपबंध कराने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित होती है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं। हालांकि अनुच्छेद 356(5) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे बढ़ाई जा सकती है, तब संपूर्ण भारत में और संपूर्ण राज्य या किसी भाग में राष्ट्रपति आपात या राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा में आम चुनाव में समस्या के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है? विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करता है। डी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय चुनाव या फिर राष्ट्रपति के जो चुनाव है, जितने भी चुनाव है, वह भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयुक्त द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा के चुनाव कराते हैं, राज्यसभा के कराते हैं, राष्ट्रपति कराते हैं, लेकिन स्थानीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 343 के और 343 ZE के तहत क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित के लिए कौन से कृत्य हैं? तो भारत में निर्वाचन आयोग में निम्नलिखित कृत्य होते हैं। तो यह राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिका नगर निगम के लिए निर्वाचन कराना, नगर पालिकाओं की नहीं कराती, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवाहों का निर्णय करना। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन संबंधी सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय नगर न्यायपालिका करती है। नगर पालिका और नगर निगम के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इस प्रकार से सभी कथन गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, तो गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो ये भी गलत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो ये सही है। भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, जिससे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधायिका के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयुक्त में निहित होती है। इस प्रकार से आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय। निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग नहीं करता। चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है, चुनाव की वैधता का निपटारा करता है और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराता है चुनाव। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए विधान परिषद के लिए संघ
और राज्य के राज्यपाल ये प्रशासक जारी करते हैं। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती हैं। अतः प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। भारत के निर्वाचन प्रक्रम की आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकार की जाती हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय मत के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदाता प्रणाली। तो पहला और दूसरा तरीका अपनाया जाता है। कौन सा अपनाते हैं? देखो, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और एकल संक्रमणीय मत के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के निर्वाचन की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां अपनाई जाती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा परिषद हेतु निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से होते हैं। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय लेते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निर्हता का उल्लेख है। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता निर्हता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत संसद के सभापति अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद के सदस्यों की निर्हता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेते हैं? तो ये लेते हैं निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचन से निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि या जमा राशि खो देता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि वह निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में निक्षिप्त या जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता तो यह राशि खो देता है। दिए गए विकल्प के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या काफी अधिक होती है तो यह संभव हो सकता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार होने का निर्णय कौन करता है? तो ये करती है संसद। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाती है तो वह सजा के दौरान या उसके पश्चात अगले 6 वर्ष की अवधि के लिए संसद की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिनियम की धारा 8(1) के तहत वर्णित विशिष्ट अपराधों के लिए दोष सिद्धि कोई व्यक्ति मात्र जुर्माना देकर भी 6 वर्षों की अवधि हेतु तथा कोई भी सजा होने पर सजा के दौरान तथा उसके बाद 6 वर्षों की अवधि हेतु सदन की सदस्यता और चुनाव लड़ने में अयोग्य हो जाता है। नीचे दिए गए वक्तव्य बताइए। अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते ही
राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो ये सही है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है तथा नीचे दिए गए कोड में से सही बताना है। इनमें से पहला सही है लेकिन आर गलत है, मतलब संसद ने इसको अधिनियमित नहीं किया होता। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शक हेतु उन मापदंडों का एक दस्तावेज होती है जो उनके आचरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह न्याय राजनीतिक दलों की सहमति के विकसित किया जाता है तथा उन पर बाध्यकारी होता है। आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित की जाती है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तिथि की घोषणा संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के समय से लागू होती है तथा चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। भारत संघ बनाम हरवंश सिंह, जलाल और अन्य ऐसी उपयुक्त से स्पष्ट है कि यह कथन ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? तो भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में निर्वाचक अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या ना होने तथा उम्मीदवार होने से नाम बदल लेने और ना लेने तथा चुनाव में मतदान करने तथा मतदान करने से विरत रहने के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। ज्योति बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल और अन्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन होने के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। इसी प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 में मताधिकार का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मताधिकार को विधिक वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार एक विधिक वैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? तो यह एक विधिक अधिकार है, एक अधिनियम के अंतर्गत आता है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से एक है, तो यह है एक वैधानिक अधिकार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार एक निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूंकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत दिया गया है, अतः यह एक विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने पूर्व में दी गई अपनी उत्तर कुंजी में मताधिकार को संवैधानिक अधिकार माना था। इसका आधार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वयस्क मताधिकार का उल्लेख होना हो सकता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1989 में। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जो कि 28 मार्च 1989 में प्रभावी हुई थी। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न किए गए थे और 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। केंद्र एवं राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मतदाता की आयु घटाने से। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता प्राप्त है? तो 326 में। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत 326 में वयस्क मताधिकार संबंधी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो कि समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई है किसी भी विधि द्वारा उसके अधीन इस नियत की जाएगी कम से कम 18 वर्ष की आयु का। 61वें संविधान संशोधन 1988
द्वारा 28 मार्च 1989 से यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि की अधीन अनिवास चित्त विकृत अपराध एवं भ्रष्ट एवं अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं कर दिया जाता, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार देता है? तो 326। पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा संविधान के निर्वाचन 326 में संशोधन करके वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और यह संशोधन 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो एक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई भी स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दल को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। उपयुक्त सभी सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रावधानित किया गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। साथ ही अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक सूची होगी। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और इनमें से किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी सूची में सम्मिलित होने या किए जाने का अपात्र घोषित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक दल अपने मानक स्वयं निर्धारित कर सकेगी। निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। तो पहला सही है। निर्गम मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल यह पद्धति है जिससे कि मतदान के तुरंत बाद यह पता लगाया जाता है कि मतदाताओं ने किस प्रत्याशी या दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि जनमत सर्वेक्षण मतदान के पहले चुनाव के संबंध में जनता की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचन की संख्या मिलियन में 1 मिलियन 1 बराबर 1 लाख लगभग कितनी थी? तो 714। 2009 के लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचकों या मत के योग्य व्यक्तियों की कुल संख्या लगभग 714 मिलियन थी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में आम चुनाव के निर्वाचकों की संख्या 908.72 मिलियन थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऐसे कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोके। तो ये सही नहीं है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्रीदेवी लाल ने 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तो ये भी सही है कि आप निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकते हो 3 से भी। दूसरा सही है। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव से कई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिनसे उन्हें खाली किया है, बशर्ते वह की निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुआ हो। तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, अर्थात सिर्फ एक ही सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1990
6 में हुए संशोधन के तहत धारा 33(7) में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अर्थात साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों के उपचुनाव में 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। इस प्रकार कथन ए नहीं है, सही नहीं है। कथन बी, कोई जैसी चौधरी देवीलाल ने 1991 में लोकसभा चुनाव में रोहतक, सीकर और फिरोजपुर में चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा, परंतु वे तीनों सीटों पर पराजित हुए। जहां तक कथन 3 का प्रश्न है तो 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित अवसर दिया गया है कि, परंतु इस संदर्भ में कोई भी नियम नहीं बनाया गया है। यूपीएससी द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा गया था। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तथा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए कोई दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्ष तक संसद या राज्य विधानमंडलों में चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगी। तो ये सही है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हुए अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है, तो ये भी सही है। कोई भी अभ्यर्थी अब एक या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी चुनाव को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। प्रश्नगत 1, 2 और 4 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1996 में संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए संशोधन के संदर्भ में सही हैं, जबकि कथन तीसरा सही नहीं है। 1996 का लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम दिनेश गोस्वामी की सिफारिश पर आधारित है। अब कोई अभ्यर्थी किसी आम चुनाव या साथ साथ कराए गए 2 या 2 से अधिक सीटों के उपचुनाव में से 2 से अधिक क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव प्रत्यादिष्ट या रद्द नहीं होंगे, बल्कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित दल को नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का विकल्प दिया जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियानन की। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान विधि मंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में वर्ष 1990 में चुनाव सुधार पर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की गाड़ियों के लिए ईंधन की निर्धारित मात्रा, मतदाता सूची के अतिरिक्त प्रतियां उपलब्ध कराने, प्रत्याशियों के द्वारा प्रयुक्त माइक्रोफोनों की निर्धारित संख्या कराए जाने का भुगतान आदि के संदर्भ में सरकारी निधियानन की सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दिनेश गोस्वामी समिति भी निर्वाचन सुधार से संबंधित थी। लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प बताइए। कथन ए, लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 44 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं, तो पहला गलत है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। कथन दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग को होता है, तो ये तो सही है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोक सेवा या लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। वर्ष 2008 के परिसीमन के तहत वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें 543 निर्वाचन सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अतः कथन ए सही नहीं है। परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और उससे आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार कथन बी सही है, जबकि सी गलत।
परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य विगत जनसंगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्र की सीमा निर्धारण करना होता है। इस आयोग एक शक्तिशाली संस्था है जिसके आदेशों को किसी कानूनी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके आदेश लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधान सभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, किंतु इन्हें आयोग के आदेशों में सुधार की अनुमति नहीं होती। अब तक भारत में 5 बार 1952, 1963, 1973, 2002, 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, तो एक सही है। कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निम्न जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है, तो ये भी सही है। अर्थात दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या भी करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी संख्या के अनुपात में यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाता है। अतः ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में सुनिश्चित कराती है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन कार्यप्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई हो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या 2 दलीय प्रणाली विकसित हुई है वहां यह महत्वहीन हो जाती है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन BBPAT का संस्करण क्या है, तो इसका संस्करण है M3। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल BBPAT का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए BBPAT युक्त EVM का M2 और M3 संस्करण प्रयोग में लाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था, तो सबसे पहले बनाया गया था 1989 में। भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। तब से यह आयोग द्विसदस्यीय है। निम्नलिखित में तो कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं होता या नहीं था, कभी नहीं था, तो NV लोहानी ये नहीं थे, जबकि MS गिल, TS कृष्णमूर्ति और V लिंगदोह ये चुनाव आयोग के सदस्य रहे हैं, लेकिन NV लोहानी नहीं थे। वर्ष 2000 में MS गिल चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे थे। कृष्णमूर्ति और लिंगदोह अन्य सदस्य थे। बाद में क्रमशः लिंगदोह और कृष्णमूर्ति भी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे पहले, तो सही है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, तो ये भी सही है, अर्थात दोनों सही हैं कथन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर
1958 तक रहा था। भारत की प्रथम एवं अब तक की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था। भारत में वर्तमान में 25वें रहे हैं, जो कि राजीव कुमार थे, उनके बाद अभी आ गए हैं, चेंज हो गए हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रमा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर डे मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी 2011 से मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।